मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम के बारे में कि दल प्रणाली के क्या रूप हैं। पिछले दिनों हम दल प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे और राजनीतिक दल की उत्पत्ति, निर्माण हमने देखे, कार्य भूमिका उनकी देखी, दल प्रणाली का हमने मूल्यांकन किया। अब देखें दल प्रणाली में मुख्यतः 3 रूप प्रचलित हैं: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। ये 3 प्रकार की फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम में 3 प्रकार की दल प्रणाली रूप देखने के लिए मिलते हैं। पहले देखें एक दलीय प्रणाली, वन पार्टी सिस्टम। जिस देश में केवल एक ही दल हो, शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो, तो निसंदेह रूप से राजनीतिक दल के सदस्य दल प्रणाली को एक दलीय कहा जाता है। कुछ व्यक्तियों द्वारा समझा जाता है कि वर्तमान समय में एक दलीय प्रणाली केवल संबद्ध राज्यों में नहीं है, लेकिन वस्तुतः संबद्ध राज्यों के अतिरिक्त अनेक राज्यों में भी इसका प्रचलन है। इस एक दलीय प्रणाली को कभी भी संविधान से ही मान्यता प्राप्त होती है, जैसे संबद्ध राज्यों के संविधानों में संबद्ध दल का उल्लेख करते हुए अन्य दलों के संगठन का निषेध कर दिया गया। अनेक बार ऐसा होता है कि संविधान के द्वारा अन्य राजनीतिक दलों का निषेध किया जा सकता है, लेकिन शासक दल संविधानेतर उपाय से अन्य राजनीतिक दलों का दमन कर शांति शक्ति पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। यदि किसी राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल हो, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से राजनीतिक दलों की स्थिति नगण्य हो, वैसे ही जैसी स्थिति द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में राजनीतिक दलों को होती है, इसी व्यवहार में एक दलीय प्रणाली वाला राज्य कहा जा सकता है। एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी और जनहित विरोधी समझा जाता है, किंतु सदैव ऐसा होना आवश्यक नहीं है और उद्देश्य की दृष्टि से एक दलीय प्रणाली के विभिन्न रूप हो सकते हैं। हिटलर और मुसोलिनी को एक दलीय प्रणाली का उद्देश्य सत्ता स्थगित करना और उस पर अधिकार बनाए रखना ही था, लेकिन टर्की मुस्तफा कमाल पाशा की एक दलीय पद्धति निश्चित जन हितैषी थी और वर्तमान समय में मैक्सिको, मेडागास्कर आदि राज्यों में एक दलीय व्यवस्था को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। संबद्ध राज्यों की एक दलीय प्रणाली को यदि वह सामान्य जन के हित पर आधारित है तो बहुत कुछ सीमा तक इस श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी द्विदलीय प्रणाली, जब एक देश की राजनीति में केवल 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं, और द्विदलीय वाले राज्यों में 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठन में कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं राजनीति पर उनका विशेष प्रभाव नहीं होता और उन्हें शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती। अब देखें द्विदलीय प्रणाली क्या लाभ है। द्विदलीय प्रणाली समर्थकों में लास्की, हरमन फाइनर, ब्राइस आदि विद्वान प्रमुख है। इन विद्वानों द्वारा द्विदलीय प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न रूप कहे गए हैं: वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। प्रजातंत्र का वास्तविक अभिप्राय है कि जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाए, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का निर्माण जनता द्वारा नहीं, राजनीतिक दलों के पारस्परिक समझौते के द्वारा होता है। कि द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत सरकार जनता की इच्छाओं में प्रत्यक्ष परिणाम होती है, वही दल शासन का संचालन करता है जिसे मतदाता को बहुमत प्राप्त हो। स्वाभाविक रूप से व्यवस्था प्रजातंत्र धारणा के अनुकूल होती है और जनसंख्या का बहुमत इसी प्रणाली से अत्यंत प्रसन्न होता है। शासन के निर्णयों को प्रसन्नता से पालन किया जाए। सरकार का निर्माण सरल। संसदीय शासन वाले देशों में यदि केवल 2 ही राजनीतिक दल हो तो मंत्रिमंडल का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। बहुमत दल की सरकार के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। जब दल अविश्वसनीय हो जाता है तो आगामी चुनाव हार जाता है, तो शासक की शक्ति उस दल के हाथ में आ जाती है जो पहले विरोधी दल के रूप में कार्य करे। शासन में स्थायित्व और निरंतरता। शासन में सबसे अधिक आवश्यकता सुदृढ़ स्थायी शासन होता है और इन गुणों को द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की व्यवस्थापिका में एक शक्तिशाली दल का समर्थन प्राप्त होता है। इस समर्थन के आधार पर मंत्रिमंडल दृढ़ता के साथ शासन कार्य का संचालन कर सकता है। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः सरकार स्थायी होती है और उनके द्वारा कार्यक्रम नीति को विश्वासपूर्वक कार्य रूप में परिणित किया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन की सफलता का रहस्य द्विदलीय प्रणाली में निहित है। अमेरिकी संविधान के अनुसार तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका परस्पर संबंध नहीं रखती, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दलों के माध्यम से इसमें संबंध स्थापित हो गया है। साधारण राष्ट्रपति जिस राजनीतिक दल का होता है
बड़ा चाय बना ले रहे शासन कार्य सबूतपूर्वक चलता रहता है। क्यों पटा रहे बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को सदैव व्यवस्थापिका के विरोध का सामना करना पड़ता है। चौथा, संवैधानिक गतिरोध की आशंका। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बार ऐसी स्थिति हो जाते हैं कोई भी राजनीतिक दल अकेले पारस्परिक समझौते के आधार पर सरकार का निर्माण नहीं कर पाता और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में कभी से संवैधानिक गतिरोध पैदा नहीं होता क्योंकि प्रत्येक समय विरोधी दल वर्तमान शासन का अंतर्गत राज्य शासन व्यवस्था पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तत्पर था। शासन में एकता उत्तरदायित्व की स्थापना। शासन कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए सत्ता का एकीकरण नितांत आवश्यक होता है और शासन व्यवस्था में इस प्रकार की एकता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त द्विदलीय प्रणाली में शासन की कुशलता को उत्तरदायी शासन में स्थापित किया जा सकता है। राजनीतिक दल बहुमत पर होता है। शासन संबंधी सभी कार्यों का उत्तरदायित्व उसी का होता है जो बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण शासन का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होता। छठा, संगठन विरोधी दल। राजनीतिक दल शासन संचालन कार्य नहीं वरन शासन को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। शासन को नियंत्रित रखने का कार्य उसी समय भलीभांति किया जा सकता है जो विरोधी राजनीतिक दल सुसंगठित पर्याप्त शक्तिशाली हो। प्रतिनिधि शासन संचालित द्विदलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। लास्की लिखते हैं कि यही एकमात्र प्रणाली है जिसके द्वारा जनता निर्वाचन के समय अपने शासक का प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। शासन को उस नीति के अनुसार कानून बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। दूसरे दल शासन का विलंब स्थापना कर देती है। फाइनल लिखा कि जिस देश में द्विदलीय प्रणाली होगी वहाँ के लोग कर्तव्यपरायण सुखी। अब कुछ दोष हैं। द्विदलीय मतदान की स्वतंत्रता सीमित है। नागरिकों मतदान की स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। दो से एक दल को अधिक मत देना होता है। दूसरा, राष्ट्र का विभाजन। बहुत ऐसा देखा द्विदलीय प्रणाली पर समस्त राष्ट्र दो दलों में विभक्त हो जाता है। समझौते कोई संभावना नहीं रहती। तीसरी, बहुमत की निरंकुशता। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत एक राजनीतिक दल के हाथ में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंध शक्ति होती है। एक ऐसे निरंकुश शासन का जन्म होता है जो सदाई अल्पमत को कुचलता रहता है। चौथी, व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान में कमी। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थापिका के महत्व कमी होती है क्योंकि व्यवस्थापिका बहुमत दल सदैव मंत्रिमंडल का समर्थन करता है। तेरा भी जुकाम होगी थी कि बेटी है?